हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम्स के लिए हम बात करेंगे इकोनॉमी, सब्जेक्ट इकोनॉमी से इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसके साथ मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आप चैट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑप्शंस है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ wholesale price index, that is WPI, and consumer price index, that is CPI. ऑप्शन 2 है, द कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड या एक्सक्लूड, ओके, एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ food and energy because they are more volatile and they distort the true measure of inflation. ऑप्शन 3 है, प्राइस इंडेक्स शो द एग्जैक्ट प्राइस राइज और फॉल ऑफ सिंगल गुड। क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस है यहाँ पर ए, बी, सी, डी। तो क्या है स्टूडेंट, चलिए इसको करते हैं साथ साथ। तो स्टेटमेंट 1 है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर। यस, WPI पर भी मेजर होता है और CPI पर भी मेजर होता है। यस स्टूडेंट, और PPI, ओके, ये भी नोट कर लीजिएगा, PPI पर भी मेजर होता है और GDP डिफ्लेटर पर भी मेजर होता है। GDP डिफ्लेटर, ओके, डिफ्लेटर पर भी मेज़र होता है। तो ये 4 तरीक़ों से जो इन्फ्लेशन है उसको मेज़र किया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन है। द कोर इन्फ्लेशन, यस, जब कोर इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो फूड एंड एनर्जी या फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, राइट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और डिस्टोर्ट कर देता है द मेज़र ऑफ इन्फ्लेशन। द एक्चुअल मेज़र नहीं बताता है, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, लेकिन वही हेडलाइन इन्फ्लेशन जब होता है तो उसमें इंक्लूड होता है फूड एंड एनर्जी। द प्राइस इंडेक्स, ओके, प्राइस इंडेक्स कभी भी सिंगल गुड को नहीं दिखाता है। यहाँ पर बास्केट ऑफ गुड होते हैं एंड देन उसको मेज़र किया जाता है इन्फ्लेशन से। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by the inflationary gap? ओके, तो सेबी ग्रेड ए में काफ़ी इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा डेप्थ आता है। तो इकोनॉमिक से आपने सब थ्योरी भी करना है, तो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। आपसे इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पूछा है। तो इट इज़ अ सिचुएशन विच अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फॉल short of aggregate supply at the full employment. Okay, B options है, it is a situation when an inflation rise at a extremely faster rate. C option है, it is a situation which arise when aggregate demand in the economy exceed the aggregate supply at the full employment. D option है, the mechanism through which the central bank control the inflation depends on interest rate. तो इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, द पॉइंट आपको जो ई है दैट इज़ ये फुल एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, ओके, जो ई पॉइंट है, जो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। जब ये अबव हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो जाता है, तो मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से जब अबव हो जाता है, देखिए आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि प्राइस राइज हो गया है, ओके, प्राइस राइज हो गया है। और उस गैप को क्यों हम बोल रहे हैं, गैप क्या डिनोट कर रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट और जो शिफ्टिंग हुई है एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज इन्फ्लेशन का गैप है। तो इन्फ्लेशनरी गैप, इसको पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर, ओके,
तो इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द लेवल ऑफ आउटपुट एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, राइट। चल नेक्स्ट देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ओके, डिफ्लेशनरी मीन्स उल्टा होगा। यहाँ पर ई मतलब ई आपको शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट, जब ये बिलो एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रहा है तो एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। और इस सिचुएशन वो जो गैप फुल एम्प्लॉयमेंट और जो एक्चुअल शिफ्ट हुआ है उन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। तो ये इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम से बिलो होता है और ये एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑफ क्वेश्चंस क्या था आपका देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इस सिचुएशन इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एक्सीड इज ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशनरी, और वो जो गैप शो कर रहा है बिटवीन इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड जो अबव हुआ है एंड द फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो गैप है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन। ओके, स्टैगफ्लेशन क्या बता रहा है, स्टेगनेंट हो गई है इकोनॉमी। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। इट हैपन व्हेन इकोनॉमी फेस स्टेगनेंट ग्रोथ एज वेल एज persistent high inflation. The purchasing power of the consumer is not affected by stagflation. तो इससे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन में क्या डिफरेंस है। इन्फ्लेशन की बात करें तो जनरल राइज इन प्राइस। ओके, इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, जनरल राइज इन प्राइस होता है। ओके, जनरल राइज इन प्राइस और कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस, ये किसकी वजह से होता है, प्राइस अगर ज़्यादा हो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस और परचेजिंग पावर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इट मीन्स 100 रुपये है तो पहले आप 2 बर्गर खरीद पा रहे थे, अब 1 बर्गर खरीद पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। या फिर मनी सप्लाई के बढ़ने से हो जाता है। ओके, या फिर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई की वजह से हो जाता है, और इसी सारे को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। यहाँ पर इनकम होता है स्टूडेंट, ओके, लोगों के पास इनकम होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पर, ओके, स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है, स्टैगफ्लेशन इसको ऐसे याद रखिएगा कि स्टैगनेंट हो गई है इकोनॉमी, मीन्स ग्रोथ स्टैगनेंट हो गई है। ओके, ग्रोथ इज स्टैगनेंट और इसी दौरान प्राइस राइज है और अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज है। ओके, तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ओके, स्टैगफ्लेशन, इस दौरान इनकम क्या है, लोगों की बहुत कम हो चुकी हैं, कांस्टेंट हो चुकी हैं। ओके, जो कि डेंजरस होता है इन्फ्लेशन से। ओके, डेंजरस होता है। तो बात करते हैं, इट हैपन देन इकोनॉमी फेस स्टेगनेंट, ओके, ग्रोथ क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन। ओके, हाई इन्फ्लेशन, ओके, इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए, इस दौरान ग्रोथ मीन्स इनकम कांस्टेंट हो जाता है, प्राइस राइज होता है और इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाता है। ओके, ये है परचेजिंग पावर नॉट, यस, इफेक्ट होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ओनली वन इज करेक्ट, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जहाँ पर इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ओके, तो ये है इफेक्ट, नहीं बोल सकते कि इफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, थोड़ा सा स्टैगफ्लेशन के बारे में जानते हैं। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जहाँ पर स्लो इकोनॉमी ग्रोथ प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर होता है और इन्फ्लेशन भी होता है, तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, मतलब कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, एक डिमांड की वजह से होता है और एक कॉस्ट की वजह से होता है। द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन से ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मीन्स ऑप्शन नंबर 1, एन इंक्रीज इन फैक्टर इनपुट कॉस्ट, वेज एंड रॉ मटेरियल पुश अप द प्राइस। क्योंकि रॉ मटेरियल एंड वेज प्राइस इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा है। द प्राइस राइज विच इज द रिजल्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट और इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। ओके, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन सब रीज़न की वजह से होता है। द कॉस्ट जो कौन बियर करता है, प्रोड्यूसर बियर करता है। तो जब प्रोड्यूसर की रॉ मटेरियल या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर सिंपल वर्ड में देखें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो प्राइस राइज कर देता है, मतलब शिफ्ट कर देता है किस पर, कंज्यूमर पर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोड्यूसर प्राइस को कैसे इंक्रीज करता है, वो शिफ्ट कर देता है प्राइस। ओके, अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो अपने जेब से तो देगा नहीं, वो किस पर शिफ्ट कर देता है, कंज्यूमर को। ओके, कंज्यूमर को। और भी देखते हैं, अगर कॉस्ट पुश किस किस कारण की वजह से और किस किस कॉजेस की वजह से होता है। पहला अगर रीज़न देखें स्टूडेंट तो फ्लक्चुएशन। अगर आउटपुट और सप्लाई में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोले दिसंबर 2023 में आपका रेनफॉल की वजह से टमाटर की प्रोडक्शन ख़राब हो गई जिसकी वजह से टमाटो की प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो वो क्या कारण था, आउटपुट और सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो गया। अगर एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज़ में ही प्रोडक्शन नहीं होगी, आउटपुट नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा होगा और प्राइस राइज हो जाएगा। द सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से कॉस्ट पुश होता है, द प्रॉब्लम ऑफ होर्डिंग। आप बहुत बार सुनते हैं कि प्याज, ओके, प्याज का जो रेट है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वो क्या रीज़न है, क्योंकि ट्रेडर या फिर जो प्रोड्यूसर है वो होल्ड करके रख लेते हैं, राइट, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई कम है और प्राइस राइज हो जाता है। ओके, टैक्सेशन, अगर टैक्स सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा टैक्सेशन को इंक्रीज हो जाता है, टैक्सेशन इंक्रीज हो जाती हैं तो भी प्राइस राइज हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो अपने जेब से तो देगा नहीं प्रोड्यूसर, वो प्राइस राइज कर देगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस, अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस इंक्रीज होगा, मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होगा, ओके, तो वो प्राइस इंक्रीज करेगा। हाइक इन ऑयल प्राइस, इसको इंपोर्ट, ओके, इसको इंपोर्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी अगर सिचुएशन देखें स्टूडेंट तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर ऑयल की प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, हमारे जो मिल्क की प्राइस आपको इंक्रीज़ देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। तो इसको इम्पोर्ट इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, राइट। ओके, तो ये सब कारण थे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इंक्रीज, अगर फैक्टर इनपुट लाइक वेज और रॉ मटेरियल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा प्रोड्यूसर का और प्रोड्यूसर प्राइस हाई कर देगा। ओके, तो इन्फ्लेशन सिचुएशन हो सकती है। तो इंक्रीज इन द फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स अगर लैंड की प्राइस या लेबर की प्राइस, लैंड की रेंट इंक्रीज हो गई, लेबर की वेज इंक्रीज हो गई, एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट डिक्रीज हो गई, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए, इन सभी की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और फिर इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन वो कौन सा होता है, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ऐसे ही डिमांड पुश इन्फ्लेशन भी होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर, ओके, कॉस्ट ऑलवेज प्रोड्यूसर की वजह से होता है और डिमांड ऑलवेज कंज्यूमर की वजह से होता है। ओके, देन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रियल जीडीपी। ओके, तो जीडीपी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखते हैं क्या है। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the country in a given period, measure the current price. Okay, current price. B option है the total market value of all final goods and services produced by the nationals of the country given period regardless whether the production take place. C option है the total market value of all final goods and services produced within the country in a period adjusted with inflation or deflation. Okay, the gross domestic product calculated without considering the environmental depletion and natural resources. Okay, तो यहाँ पर जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, मीन्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर वो सिटीजन और नॉन सिटीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी रियल जीडीपी होता है, मीन्स कैलकुलेट वो रियल जीडीपी पर किया जाता है और वो नॉमिनल जीडीपी पर किया जाता है। रियल जीडीपी एक कांस्टेंट और बेस प्राइस होता है, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। वही नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में ओके यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जो कि करंट प्राइस पर कैलकुलेट होता है और फर्स्ट स्टेटमेंट नॉमिनल जीडीपी को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, मीन्स यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन को अपने आप में सबमर्ज नहीं करता है। ओके, इन्फ्लेशन होते हैं नॉमिनल जीडीपी, वही रियल जीडीपी एक बेस और कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट होता है और यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट लेके चलते हैं, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। मीन्स रियल मतलब एक्चुअल जीडीपी कितनी ग्रोथ हुई है वो रियल जीडीपी पर देखते हैं। चलिए इसके बारे में दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। ओके, इस डिफरेंस से आप समझ जाइएगा क्या है। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर सम टोटल ऑफ इकोनॉमी आउटपुट प्रोड्यूस इन अ करंट मार्केट प्राइस, तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ओके, रियल जीडीपी क्या होता है? जो कि बेस मार्केट प्राइस और अभी जो बेस मार्केट प्राइस चल रहा है दैट इज़ बेस ईयर 2011-12, मीन्स 2011-12 में कितना प्रोडक्शन हुआ और अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स इंडिया ने एक्चुअल ग्रोथ किया या नहीं किया वो आपको रियल जीडीपी से पता चलता है। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को अपने आप में सबमर्ज मतलब कि ये दिखाता है, अपने आप में सबमर्ज नहीं करता है। लेकिन इन्फ्लेशन रियल जीडीपी एडजस्टेड होता है विद इन्फ्लेशन। ओके, ये करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ये बेस ईयर मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। अगर वैल्यू की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज हाई होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और लो होगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन। लेकिन आपका जो रियल जीडीपी होता है वो लोअर दिखाता है। तो कभी भी अगर आप सर्वे और बजट पढ़ते हुए देखते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी आपको हाई दिखेगा। लेकिन मान लीजिए इकोनॉमी में ना ही इन्फ्लेशन है और ना ही डिफ्लेशन है, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी हो जाता है। ओके, तो अब चलते हैं करंट प्राइस पर चेंज होता है और यूज़। अगर आपको क्वार्टर मतलब 3 मंथ का डाटा देखना है तो नॉमिनल जीडीपी हेल्पफुल होता है। वही अगर आपको 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर को कंपैरिजन करना, अगर क्वार्टरली डाटा देखना है, क्वार्टरली जीडीपी कितनी ग्रोथ हो रही है, तो नॉमिनल जीडीपी हेल्पफुल होता है। वही रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में यूज़ होता है। ओके,
ये जैसे कि नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमी ग्रोथ को एनालाइज नहीं करता है। अगर आपकी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ हो रही है या आपकी इकोनॉमी की वेलफेयर को मेज़र करना है तो नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट हेल्पफुल, रियल जीडीपी बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो यहीं पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, होप आप सभी को समझ आ गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर इज सी। ओके, डी क्या है? इसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ओके, आजकल अगर हम ग्रीन जीडीपी चल रहा है, जीडीपी जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इकॉनमी आप बहुत डेवलप कर रहे हो, आप डेवलप तो कर रहे हो लेकिन एनवायरनमेंट को डिप्लीट और आप डिग्रेड कर रहे हो। तो जब एनवायरनमेंट को आपने जो डैमेज किया उसको एक्सक्लूड करने के बाद आपकी जो रियल ग्रोथ निकला, दैट इज़ ग्रीन जीडीपी। ओके, तो आजकल ये टर्म ग्रीन जीडीपी यूज़ हो रहा है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which among the following measure of controlling the inflation can be taken by the Reserve Bank of India, not by the Government of India? अब इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में आ जाता है तो यहाँ पर फिस्कल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या फिर मॉनेटरी मतलब आरबीआई के द्वारा, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या यहाँ पर पूछा है कि कौन आरबीआई क्या करेगा, कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? तो ऑप्शंस है इंट्रोड्यूसिंग द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ऑप्शन बी कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इम्प्रूविंग द प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, तो अगर हम देखें स्टूडेंट ऑप्शन की तरफ चले, ऑप्शन की तरफ चले हम, तो देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो लगाता है दैट इज गवर्नमेंट, मीन्स ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। ओके, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट ये टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी है और टूल में भी दो मेजर्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज़ अ क्वालिटेटिव टूल्स, ये याद रखिएगा। एंड ये भी है इम्प्रूविंग द प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर मीन्स PSUs। ओके, ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, राइट। तो ये है, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो उसमें राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स को मैं समझाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स MPC, आजकल MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 से आई है। ओके, 2016 से। एंड फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कुड बी टेकन टू चेक द एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? कौन से मेजर्स को अपनाया जाएगा कि इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए? ऑप्शंस है गवर्नमेंट में गो फॉर import for goods which are in short supply as a short term measures. As a long term measure, government go on to the increase in production to matching the level of demand. The government may try to cool down the price by cutting down the production cost of the goods, showing the price rise with the help of tax break cut in the excise and custom ड्यूटीज़ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पहला अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सरकार या गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म्स मेजर्स करेंगी, कैसे? इंपोर्ट को बढ़ा के। अगर इंपोर्ट आएगा मीन्स सप्लाई इंक्रीज होगा और डिमांड मैच होगा और प्राइस कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेजर्स है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में किसी और कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं हो रहा है। इसी के साथ लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगी। ओके, सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो जाएंगी और गवर्नमेंट टैक्स जैसे कि टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर टैक्स
हो गया, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर लगता है, तो इन केस डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगी। तो ये सभी मेजर्स हैं। ओके, अगर टैक्स को कम करेंगी, देखो इसमें क्या हो रहा था, इसको समझते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, देखिए इसमें सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और डिमांड मैच हो रहा है, इसमें भी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। अगर टैक्स को कम कर देंगी सरकार, ओके, गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर देती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जिससे प्राइस कम हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली प्राइस, जो इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंट या जनरल राइज इन प्राइस, उसको कंट्रोल करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन, कौन से मेजर, मतलब कि इन्फ्लेशन कितना परसेंटेज है, इसको मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। तो देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब WPI, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI, परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। परचेजिंग पावर को मेज़र करने के लिए नहीं, परचेजिंग पावर पर इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इट मीन्स आपकी मनी, ओके, मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर एज सिंपल एज मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो होलसेल प्राइस इंडेक्स वो प्राइस चेंज को मेज़र करता है जो होलसेलर, ओके, होलसेलर खरीदता है जिस प्राइस पर, उस प्राइस को फ्लक्चुएट या फिर चेंज को मेज़र करता है होलसेल प्राइस। ओके, देखिए, मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस एट अ होलसेल लेवल और होलसेल मार्केट, जहाँ पर बल्क गुड्स जो है वो खरीदी जाती हैं। CPI की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल मतलब कंज्यूमर जिस रेट पर खरीदता है उस प्राइस को मेज़र करने में CPI मतलब आपके थाली में कितना महंगा खाना आ रहा है उसको हम CPI से करते हैं। तो इंडिया में CPI यूज़ हो रहा है 2014 से, ओके, 2014 से हम CPI को यूज़ करते हैं। एंड देन CPIC मीन्स अर्बन एंड रूरल। यहाँ पर पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ओके, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, दैट इज डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इनिशियल और फर्स्ट स्टेज होता है, ओके, ये फाइनल मतलब एक अगर गुड्स बन रहा है तो मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, जब फैक्ट्री गेट पर आ जाता है कंजम्पशन के लिए तो उसको हम फाइनल स्टेज बोलते हैं। तो CPI यूज़ किया जाता है फाइनल स्टेज के प्राइस के ट्रांजैक्शन को, लेकिन ये इनिशियल ही देखा जाता है, मेजर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, WPI सिर्फ गुड्स को मेज़र करता है बट CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेज़र किया जाता है। ओके, इसमें फोकस गुड्स आर ट्रेडेड बिटवीन द होलसेलर और बिजनेस, मतलब बल्क में जो होलसेलर और बिजनेस के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है गुड्स की, जो बाय और सेल हो रही है उसको मेज़र किया जाता है। यहाँ पर परचेजिंग, ओके, कंज्यूमर ने परचेज जिस प्राइस पर किया उसको हम CPI बोलते हैं, मतलब आपने किस प्राइस, और इसीलिए CPI को रिटेल इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग CPI मेज़र करता है। ओके, फिर ये फाइनल ईयर एज अ रेफरेंस, ये कैलेंडर ईयर रेफरेंस मीन्स यहाँ पर फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल ईयर मतलब इसका बेस ईयर 11-12 अभी चल रहा है और इसका बेस ईयर सिर्फ 2012 है। ओके, सिर्फ 2012 बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर आपको सबका पता होना चाहिए। GDP का बेस ईयर, जैसे कि अभी हमने रियल GDP का बात किया, आप अगर WPI की बात करें तो 11-12 है, CPI की बात करें तो 2012 है, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर पर मेज़र किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25 ऐसे बात करें तो 11-12 इसका बेस ईयर है। ओके, अगर आइटम की बात करें तो इसमें आइटम इंक्लूड हैं
697 आइटम्स, और इसमें आइटम्स इंक्लूड हैं 460 इन अर्बन एरिया एंड 448 इन रूरल एरिया, राइट, ये भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर WPI एंड CPI, CPI आपके एक्चुअल परचेजिंग पावर को मेज़र करता है। जो न्यूज़पेपर में आपको दिखता है कि इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, दैट इज CPIC। ओके, ये है। पब्लिश कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किया जो कि आपके इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी लेक्चर सारे टीचर्स के द्वारा लाया जाओ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।